नो डाउट कि महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ महीनों में काबू पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि महंगाई इमरान खान ने कर दी, PTI ने कर दी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। शुगर कोटिंग करें, लेकिन अब इन हकायक को छुपाना नामुमकिन है। PTI का जो मंशूर भी था लोकल बॉडी स्ट्रॉन्ग के हवाले से, बदकिस्मती से वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इम्प्लीमेंट हमने वो करवाने हैं। ऑब्वियसली इलेक्शंस होंगे और ये आप यकीन जानिए कि फंड्स अब जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के ही पास जाएंगे। चौथा वजीर ख़जाना है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वहाँ छठा फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो FBR जिसने मुल्क का टैक्स कलेक्ट करना होता है और फिर उसी के बलबूते पे मुल्क चलता है, वहाँ सातवां चेयरमैन FBR है। तहरीक इंसाफ नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर रही है? EVM को निकाल के। हम EVM के खिलाफ नहीं हैं। EVM 2017 के इलेक्शन एक्ट का हिस्सा थी। असल में खुशी की बात है ना। मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे इनके वादे पूरे हो जाएं, क्योंकि अब तो मैं भी थक गया हूँ इंतजार करके। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान के ये खुसूसी कॉन्क्लेव। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, आज के इस खुसूसी कॉन्क्लेव में हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की हुक्मरान जमात है, रीसेंट बाई इलेक्शंस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो की बहुत बेहतर नहीं रही, पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिला। फिर KP के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ तस्वर होता है, मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इक़्तिदार में है, वहाँ पर अभी तक जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, उसके जो नताइज सामने आए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बरतरी नहीं है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी और करप्शन जो बढ़ रही है उसने आम आदमी को कितना मुतासर किया और उसको ख़त्म करने में, उसको कवर करने में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ खुसूसी तौर पर आज मौजूद हैं डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, मेंबर है नेशनल असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा डॉक्टर साहब आपसे। सबसे पहले तो लाहौर इलेक्शन के अंदर तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ही मौजूद नहीं थे। खानेवाल के अंदर विनिंग कैंडिडेट की जो बेवा हैं वो उन्होंने आपकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया और जो रिजल्ट्स 2018 के इलेक्शंस के थे उससे बहुत बदतर रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोड्यूस किया। अब क्या समझती हैं कि क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया है कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है इस वक्त आवाम में। मेरे ख्याल में हमारे जो मेंबर्स हैं, हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कायल नहीं कर सके कि ये महंगाई जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है, ये पूरी दुनिया में एक वेव आई है, ये हम लोगों की वजह से नहीं हुई। मेरे ख्याल में एक ये वजह है। दूसरे मेरे ख्याल में उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ना कैंडिडेट्स का ऐसा इतना नहीं था अपने अवाम के साथ जो कि होना चाहिए था। मैं यही समझती हूँ वजह महंगाई को, और दूसरे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि महंगाई इमरान खान ने कर दी, PTI ने कर दी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुद को जाके समझाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि आप लोगों को जाके एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अवाम तो बिल्कुल ये समझ नहीं रही। वाकई महंगाई है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उसको समझा नहीं पा रहे शायद। दो चीज़ होगी, एक तो आपने कहा कि महंगाई है, ग्लोबल फिनोमेना है, दूसरा आपने बात की कि प्रोपेगेंडा है। ये थोड़ा सा समझा दें कि प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और अगर महंगाई है तो फिर प्रोपेगेंडा कैसे है? महंगाई का एक तो महंगाई है, लेकिन उसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि PTI कर रही है। ये मैं कह रही हूँ, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पूरी दुनिया में, अमेरिका में 40 साल बाद इतनी महंगाई हुई है। मैं UK में भी गई, कनाडा में भी, वहाँ पे इतनी महंगाई है जो अब जो 100 पाउंड में चीज़ें आ रही हैं जो 40 पाउंड में हम लेते थे, यानी कि फ्यूल प्राइसेस हर चीज़ इतनी महंगी है, लेकिन लोग वहाँ पे खामोश हैं। अंदर तो बात करते हैं लेकिन इतना आके शोर नहीं मचाते, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते, क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें, आपको पता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो गई, तो चीज़ें जब नहीं आएंगी तो महंगाई तो होगी। तो ये बड़ा इशू था। और महंगाई हमारे तो, हम मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी आर इम्पोर्टिंग, हमारा तो पेट्रोल ऑयल प्राइसेस जब गई हैं ऊपर, इतनी ऊपर चली गई, तो ज़ाहिर है फिर हर चीज़ जब इम्पोर्ट होती है तो उसकी हमें कीमत अदा करनी होती है महंगी। तो ये एक रीज़न तो है डेफिनेटली। ठीक हो गया। चलिए एहसान साहब, आप क्या समझते हैं ये जो बातें डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा कर रही हैं? आप चूँकि इकॉनमी को बड़ा समझते भी हैं, आपके ख्याल में ये रीज़न्स ठीक है? लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो KP के अंदर जो इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज़ का, और उसके जो नताइज आए हैं, उसके अंदर पेशावर जो है, जो कि एक PTI ने जनरल इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 3 MNAs उनके, 6 MPAs और 4 वज़रा पेशावर से थे, और पेशावर जो है
वो पीटीआई ने जो है वो खो दिया है सिलेक्शन में। और इसी तरह आपने देखा कि अली मोहम्मद की जो वज़ीर हैं उन्होंने अपनी तहसील खो दी, फिर जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने अपनी तहसील खो दी, फिर इसी तरह जो शहरियार आफरीदी हैं उन्होंने अपनी तहसील खो दी। और इसके अलावा बेइंतहाशा KPK के अंदर नौशहरा, कोहाट, चारसद्दा एक मैं कहता हूँ बड़ा एक वाज़े मैसेज भेजा KPK की अवाम ने तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर। और उसकी देखें इसका ये एक तसलसल चल रहा है। ये इससे पहले जो है वो डस्का का भी इलेक्शन हुआ, फिर लाहौर में भी इलेक्शन हुआ, खानेवाल में भी हुआ, और अब मैं समझता हूँ कि अवाम ने एक जो है इस चीज़ को सीमेंट कर लिया है। और ये एक चीज़ इंग्लिश में मुहावरा होता है कि नाउ इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, कि ये अपने वादों में जो इन्होंने वादा किया, जिनसे ये इलेक्शन जो है वो लड़के आए, जिन वादों पे वो वादे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं। इसी तरह जो यू टर्न्स लिए गए हैं, जिस तरीके से एक मिस गवर्नेंस रही है, आप यानी कि इसकी अगर जो करीब तरीन मिसाल ले लें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीट्स होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, वहाँ चौथा वज़ीर ख़जाना है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वहाँ छठा फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो FBI जिसने मुल्क का टैक्स कलेक्ट करना होता है और फिर उसी के बलबूते पे मुल्क चलता है, वहाँ 7वां चेयरमैन FBR है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं कि जो मर्ज़ी इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कहें, जो मर्ज़ी शुगर कोटिंग करें, लेकिन अब इन हक़ाइक़ को छुपाना नामुमकिन है कि इनसे ना मईशत काबू में है, ना ये अवाम को कोई रिलीफ दे सके हैं। और जो आपका पॉइंट, ये जो आपने बातें की हैं कहीं ना कहीं ठीक है, इसका जवाब भी हम डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूरी दुनिया को जिसने मुतासिर किया वो महंगाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस में भी अगर कुछ चीज़ें लैग की हैं, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई भी एक रीज़न है। आप समझते हैं कि सिर्फ जेन्युइनली महंगाई ही वो वजह है या और भी उसकी कोई दीगर वजूहात हैं? देखिए, महंगाई का जो फिनोमेना है ये सही बात है कि दुनिया भर में है, लेकिन हमें इसको इस तरीके से जनरलाइज नहीं कर देना चाहिए कि दुनिया भर में है तो यहाँ भी है। दुनिया में कितना है और पाकिस्तान में कितना है। तो जो economist.com है उसने 40 ममालिक का जो है वो इन्फ्लेशन का जो फिगर्स हैं वो उन्होंने अभी रिसेंटली निकाले इस साल के अंदर, और उसमें पाकिस्तान की महंगाई जो है इन 40 ममालिक में तीसरे नंबर पे है। इस पूरे ख़ित्ते में पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे है इन्फ्लेशन के जो फिगर्स के लिहाज से। उसकी अगर हम डिटेल देखें तो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ 4 से 5% के दरमियान में इन्फ्लेशन है, और पाकिस्तान में 9 से 10% के दरमियान में इन्फ्लेशन है। तो दुगनी इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, दुगनी महंगाई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है 2-3 वजूहात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि दुनिया के साथ आप इसको नहीं मिला सकते कि ये नंबर 1, हम करेंसी पे काबू नहीं पा रहे। अच्छा। जो अभी पिछले 4-5 महीनों में 16% रुपया डीवैल्यू हो चुका है, बल्कि 16 से भी ज़्यादा। अब तो 100 ओपन मार्केट में 182 पे मिल रहा है। तो जहाँ महंगाई थी कमोडिटीज़ की, वहाँ आपने रुपए की कदर गिरा के 16 से 18% और महंगाई के अंदर इजाफा कर दिया। उसके साथ फिर आपकी अपनी जो गवर्नेंस थी, जहाँ आप जो है सेल्फ सफिशेंट थे, आप चीनी में सेल्फ सफिशेंट थे, वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। आप आटे में सेल्फ सफिशेंट थे, वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप कपास में 12 मिलियन बेल्स आपने बनाई, और पिछला साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बदतरीन परफॉर्मेंस थी कपास की। आप कपास जो है, कपास को आप लोगों पे डालते हैं क्योंकि आप लोगों ने सारी शुगर इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन जो है वो तो बड़ी अब क्यों बेहतर हो रही है कपास की प्रोडक्शन? इस साल क्यों बेहतर हो रही है? इस साल बेहतरी है, उसकी क्या वजह है? मतलब है कि इन्होंने काम नहीं, इसका ये मतलब है कि 3 साल मैनेज नहीं हुआ, अब थोड़ी बेहतरी कर रहे हैं। तो देखें, कपास नहीं एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल मैनेज होना शुरू देखिए, हो गया। इस साल अगर बेहतर कपास की है पिछले साल के बनिस्बत, तो वो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वजह क्या है? आप कपास को इन्हीं ये शुगर वाली बात को रद्द करते हुए मैं कहूँगा, आप अगर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और साथ आप जो सीड्स हैं वो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेके आएंगे तो कपास आपको डेफिनेटली जो है वो आउटपुट देगी। लेकिन कहने का मतलब तो ये जो इनकी मिस गवर्नेंस है, फिर इसी मिस गवर्नेंस में आप ऐड कर लें जो ये मैंने आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बातें की, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महंगाई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा कि ग्लोबल फिनोमेना है और ग्लोबली चूँकि महंगाई ज़्यादा है तो इसलिए पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। एहसान साहब का कहना है कि दुनिया में जिस तरह महंगाई हुई है, पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रही है। इस रीजन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है।
तो उसकी आप नहीं समझती कि अब आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की नेग्लिजेंसेस हैं? नो डाउट ठीक है, कोरोना ने अफेक्ट किया है, सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से महंगाई हुई है, लेकिन आप लोगों ने भी उस तरीके से काम नहीं किया, या वो लोग नहीं उन ओहदों पर बिठाए जो बेहतर तरीके से सर्व कर सकते थे? देखें जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो 70 साल से मईशत को तबाह कर गए थे ये लोग, उसका खमियाजा हम 3 साल में भुगत रहे हैं। और हमारी कर्ज़ों में जकड़ी हुए हम लोग थे, कर्ज़े हमने उतारने हैं, हमारी हर चीज़ इंपोर्ट होती है। इन्होंने कोई प्रोडक्शन बताएं क्या इन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई थी? इन्होंने जो कपास की जो है ना उसी की जगह शुगर मिलें लगा दी, सारी कपास की इंडस्ट्री बंद हो गई, जो कि हम ज़राई मुल्क था, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी हम जो बना रहे हैं। इवन दालें तक इम्पोर्ट कर रहे थे। तो जब इम्पोर्ट बिल हमारा इतना बढ़ेगा तो महंगाई तो होगी। उसके अलावा डॉलर्स की बात की, डॉलर अफ़गानिस्तान का देखें, सबसे बड़ा इशू अफ़गानिस्तान का हुआ जैसे ही, तो उसके बाद डॉलर वहाँ स्मगल होने लग गया। हमने वो भी क्रैक डाउन कर रहे हैं कि डॉलर्स की स्मगलिंग को रोका जाए। इस वजह से डॉलर की भी ऊपर वैल्यू जो है जो बढ़ गई, रुपये की डिवैल्यूएशन हुई। तो ये सब चीज़ें जो है, मईशत पहले हमारी इतनी कमज़ोर थी, ऊपर से कोविड भी आ गया, लेकिन इस वक्त हम जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। हम लोगों ने जो है ना यूटिलिटी स्टोर्स में, सहूलत बाज़ारों में सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसका। जिस तरह एहसान साहब ने गुफ्तगू के अंदर भी बताया, KP के अंदर आप लोगों को जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं समझता हूँ कि इन लोगों की भी शायद ये उम्मीद नहीं होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रिजल्ट्स देगी जो सो फार अभी तक आए हैं। देखें जी, रिजल्ट में हम लोग सेकंड नंबर पे तो हैं ना। एक तो महंगाई के अलावा और इशू भी हैं कि जैसे ही पार्टी एक बड़ी होती है तो हर कोई अपने आप को कैंडिडेट समझने लगता है। हमारे जो है ना जो पैनल जो टिकट्स अवार्ड करता है, उसने मेरे ख्याल में ना MNAs मिनिस्टर्स जो उस हल्के के थे उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया कि आपके कौन से ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है डिसहार्टन होकर आज़ाद खड़े हो गए, और उसमें से कई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारी अपनी पार्टी के थे। तो ये भी एक रीज़न है कि वो अलग हुए, वोट हमारा डिवाइड हो गया। तो अब देखिएगा वो आज़ाद उम्मीदवार सारे दोबारा से हमारे पास जब जीतेंगे तो हमारे पास आएंगे, क्योंकि यह मैं कह रही हूँ हर कोई चाहता है मैं कैंडिडेट हूँ, हर एक चाहता है मुझे टिकट मिले। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोगों के, फिर भी हम लोग सेकंड नंबर पे तो है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आम तौर पे होता है कि जब भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, वो बाई इलेक्शंस हों या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों जी, उसमें वो सिटिंग गवर्नमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं दीगर जी, क्योंकि वो अपनी मशीनरी यूज़ की है। हमने आज तक ये भी साबित हो गया, हमने अपनी कोई मशीनरी यूज़ नहीं की, हमने आवाम को आज़ाद छोड़ दिया। अब आप देख लीजिए, ये भी एक सबूत है इस बात का कि हमने उन्होंने तो मशीनरी यूज़ नहीं की, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी बहुत सीटें निकल आई। देखिए, मशीनरी तो सब जानते हैं इन्होंने कितनी यूज़ की और कितनी नहीं यूज़ की। KPK के इलेक्शन में कितने जो हैं वो अमवात हुई, कितने तसादम हुए और क्या क्या जो है वो कंप्लेंट्स आई। तो मशीनरी तो PTI जो है वो दस्का में जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया, तो वो तो सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो रियासत की हर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवालिया निशान देखें, आप इसको जिस तरह मर्जी शुगर कोट कर लें, एंड रिज़ल्ट ये है कि एक जो अवाम का जो उबाल था, और वो उबाल किस वजह से वो अवाम के अंदर आया, वो गुर्बत की वजह से आया, वो महंगाई की वजह से आया, वो बेरोज़गारी में इजाफे की वजह से आया, वो किसी भी अदारे में बेहतरी ना आने की वजह से आया। चाहे वो रेलवेज़ हो, जो स्टील मिल के वादे किए गए वो हो, आपका PIA हो, जिस तरीके से वो तबाही के दहाने में आ गया, जिस तरीके से ओवरऑल एक होपलेसनेस है कि हम पता नहीं समझते कि इसमें कहीं ना कहीं आगाज़ आप लोगों की तरफ से भी हुआ होगा। इन्होंने आके 3 साल के अंदर इतना चीज़ें को ख़राब नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों ने भी इनिशिएट की हों। देखिए, हमें जो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा भर्तियाँ वो पीपल्स पार्टी दौर में हुई थी, मतलब वो तो तहरीक इंसाफ देखिए, मैं आपको, आप लोगों ने उन्हीं लोगों को कंटिन्यू किया। मैं बताता हूँ कि PIA को हम प्राइवेटाइज़ करना चाहते थे, तो असद उमर साहब जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने सबसे बड़ा महाज बनाया कि इसको प्राइवेटाइज़ नहीं होना चाहिए। और मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा वो CPEC के ऊपर उनके साथ सफ़र भी कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी वो प्राउडली बताया कि देखें अब ये फ़्लाइट जो है टाइम पे थी और कितनी ज़बरदस्त एयरलाइन है, लेकिन उस एयरलाइन के आज आप जो उस पर कर्ज चढ़ गए हैं वो आप चेक करें वो कितने हैं। अब ये खुद नहीं, हमारे दौर में जिस स्पीड, देखें नहीं, हमारे दौर में मैं आपको बता देता हूँ हमारे दौर के क्या चैलेंजेस थे। हमारे दौर के अंदर, हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, हमारे दौर के अंदर 2300 बम फटता था हर साल। ये 2013 के मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में 2300 बम फटा था। उसमें खुदकुश हमले भी थे। हमारे दौर में 16 घंटे
तक बिजली की लोड शेडिंग थी। हमारे दौर में 12-12 घंटे गैस की लोड शेडिंग थी। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल सेक्टर के जो लोग थे वो ऑर्डर लेने के लिए दुबई जाया करते थे, वो गोरा पाकिस्तानी आता था। आपके दौर की कुछ चीजें तो रिपीट हो रही है ना, 12-12 14-14 घंटे की गैस लोड शेडिंग तो अभी भी हो रही है। बिल्कुल, तो ये हमने इन चैलेंजेस को फेस किया। हमने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने दहशतगर्दी ख़त्म की, हमने कराची को जो है बहाल कराया, हमने गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की, टर्मिनल्स लगा के हम सीपेक को लेके आए, यहाँ फॉरेनर आना शुरू हुआ और अगला स्टेप इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। और सबसे बड़ी बात देखें, हमारे दौर में महंगाई नहीं हुई। हमारे दौर में जो एवरेज इन्फ्लेशन थी 5 सालों की वो 5% से कम थी और 5.8% पे जीडीपी ग्रो कर रही थी। हाँ, चैलेंजेस थे जो हम छोड़ के गए, वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था। समझते कि इसके अंदर कोरोना का यकीनी तौर पे बड़ा की रोल है, सिर्फ आप इनको तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो भी रीजन तो है कहीं ना कहीं। देखें, कोरोना के ऊपर तो इन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया। मैं बता देता हूँ किस तरह से। कोरोना पे जब करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया तो मीनवाइल किसी ने सवाल करना है तो वो जो है वो कर ले। आप प्लीज मैं कोरोना ने तो बड़ा पीटीआई को बेनिफिट किया कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इंपोर्ट्स बंद हो गई, यहाँ इंडस्ट्री रुक गई, तो जब इंपोर्ट्स कम हुई तो इन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया और ये हमारी कारकर्दगी है। फिर इनको क्या बेनिफिट मिला कि जो इन्होंने कर्जे वापस करने थे वो डिले हो गए, 1 साल की एक्सटेंशंस मिल गई। फिर इनको 5 से 6 अरब की जो है वो सपोर्ट, 5 से 6 अरब डॉलर जो है वो वैसी कोरोना सपोर्ट के अंदर इनको मिले। तो इनका तो वो वाला फेज़ ने तो इस लिहाज से इनकी बेहतरी, वो वाला फेज़ है जिसके अंदर ये सेलिब्रेट करते हैं कि हमने सब कुछ संभाल लिया। ठीक हो गया। सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरा नाम अजीम आलम है और मैम ने भी 2-3 पॉइंट्स दिए, सब ने भी 2-3 पॉइंट्स दिए, तो मैं उनको थोड़ा नोट करता रहा था। मैंने क्या एक ही दफ़ा सबसे डिस्कस कर लिया। आपने मैम बात की डॉलर स्मगलिंग। मैं आज ही बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ था, उसमें लिखा था कि गनी दौर में रोज़ाना तकरीबन 1 से 1.5 लाख डॉलर स्मगल होता था, जो बीबीसी कह रहा है। और आज मौजूदा दौर में तकरीबन 1 करोड़ डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान। तो जो बॉर्डर हमने पंजाब और सिंध में बग़ैर स्मगलिंग पे जो हमने इक़दाम किए हुए हैं, वही इक़दाम जो पंजाब और सिंध वाले बॉर्डर पे हैं, वो अगर हम अफ़गानिस्तान और ईरान वाले बॉर्डर पे कर लें, उन्हीं लोगों को हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, तो क्या वहाँ पे बेहतरीन स्मगलिंग रुक सकती है? कैसे मुमकिन है कि इन 2 बॉर्डर्स पे स्मगलिंग नहीं हो रही, वहाँ पे हो रही है? कौन लोग हैं जो स्मगलिंग में शामिल है, किस वजह से हो रही है? आज से चंद दिन पहले 16 दिसंबर गुजरा है, जब एक ईस्ट पाकिस्तान था, जब बांग्लादेश, उसका GDP देख लें, उसकी ग्रोथ देख लें, उसकी ईच एंड एवरीथिंग देख लें। जो हम लोग 2% का कहते थे वो आज 1% 2 रुपये के बराबर है। तो 2% की बजाय 2 रुपये वाली मिसाल है। इसका सलूशन क्या है? हम PTI वाले इल्ज़ाम लगा देंगे नून लीग पे, नून लीग वाले इल्ज़ाम लगा देंगे PTI पे। सलूशन ये है कि आज तक वहाँ पे किसी भी अदारे ने ना तो अपनी हदूद पार की है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी वहाँ पे मौजूद है। जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं है। PTI का जो मंशूर भी था लोकल बॉडी स्ट्रॉन्ग के हवाले से, बदकिस्मती से वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इम्प्लीमेंट किया। तो आप देख लेते हैं ना, पूछ लेते हैं कि पंजाब में एक तो जो आपने बात की, और 7 पॉइंट के जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसके मतलब जो PTI के मंशूर में शामिल था, वहाँ पे इनकी क्या है? ठीक हो गया। मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ, जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर की सिचुएशन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की सिचुएशन उससे बड़ी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। और वो जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं, तो ये सिनेरियो हम वहाँ पे अगर आप कहें तो वो तो बहुत मुश्किल है। दीगर जो दूसरी बात है ईरान वाली बॉर्डर की, तो ईरान वाले बॉर्डर के ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बीइंग मतलब पॉजिटिव पाकिस्तानी कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन लोकल बॉडीज़ वाला जो इन्होंने सवाल उठाया मैडम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब बल्कि बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे और बार बार कहते थे कि इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब 3.5 साल आपको इक़्तिदार में हुए हैं, आप लोग एक तो नून लीग का जो लोकल बॉडी सेटअप था आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया और उसका खमियाजा आवाम ने भुगता। लाहौर शहर जो है उसमें जो गंद की सूरत हाल थी वो हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी देखी, जो पिछले 2-3 साल के अंदर देखी। आपने भी यकीनी तौर पे इसको नोट किया होगा। दूसरा, अब कब गवर्नमेंट सीरियसली लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की तरफ जाएगी पंजाब के?
देखें जी, अब तो 1 जनवरी को जिस तरह से आपने कहा है वो ख़त्म हो रही है लोकल बॉडीज़ की मुद्दत, तो उसके विदिन 3 मंथ्स इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा और हमने वो करवाने हैं। ऑब्वियसली इलेक्शंस होंगे और ये आप यकीन जानिए कि फ़ंड्स अब जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के ही पास जाएंगे। हमने लोकल अब जो एक्ट लेकर आए हैं लोकल बॉडीज़ का, पंजाब में भी लाए हैं, वो हमें उनको एम्पावर भी करेगा और उनको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे। ना सिर्फ में आया है, अभी वो कमेटी में जाएगा जी, उसको तो होपफुली वो 1-1.5-2 माह लग जाएंगे वहाँ से पास होते होते, अगर वो पास होता है जी। तो फिर आप कैसे मार्च तक इलेक्शंस करवाएंगे? देखिए, ये तो हम कोशिश यही होगी कि हो जाए मार्च, नहीं तो फिर रमज़ान आ जाएगा, उसके बाद हो जाएंगे अप्रैल या मई में। लेकिन ये है कि फ़ंड्स जो है लोकल गवर्नमेंट को मिलेंगे, हमने उनको एम्पावर भी कर देना है और उनको अकाउंटेबल भी ठहराना है। और जाहिर है कि फ़ंड्स मिलेंगे, लोकल गवर्नमेंट ही अब सारे काम करेगी। ये सारे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है, सारे उन्हीं को देंगे। दूसरी इनकी क्या क्वेश्चन था कि वो तो ठीक है, वो जो बॉर्डर्स वाली चीज थी बॉर्डर और बाकी 70 साल का स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी हम दोबारा बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पहले जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बल्कि खून खराबे तक की नौबत आ जाती थी। हम चाह रहे थे कि वो जो है ना ज़रा पीसफुली तरीके से अगर पॉलिटिक्स हो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए। बाकी आपने कहा था 70 साल का जो है, चले मैं 30 साल कह देती हूँ, 70 साल से 30 साल पे ले आती हूँ, लेकिन 30 साल का जो काम ख़राब हो, आप कोई भी घर बनाएं जो 30 साल में बिल्कुल ख़त्म तबाह हो गया हो, आप उसको 3 साल में नहीं बना सकते। तो ये तो इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। एहसान साहब, एक तो आप क्या समझती हैं लोकल बॉडीज़ का सेटअप कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस करवा लेती टाइम पे, या आप टेन्योर कंप्लीट कर देती, अंदर हर्डल्स क्रिएट ना करती, तो इनको कितना उससे फ़ायदा हो सकता था? उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखिए, लोकल बॉडीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की रूह है, और अगर लोकल बॉडीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएं तो फिर जो हम कहते हैं ना कि पार्टीज़ के अंदर डिक्टेटरशिप है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक एमपीए के हलके के नीचे कोई 400 के करीब काउंसलर और वो चेयरमैन के नुमाइंदे आ जाते हैं, तो वो इतनी बड़ी फोर्स आ जाती है कि जिसका प्रेशर जो है वो पड़ना ही पड़ना है पार्टीज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ इसी वजह से जो है इग्नोर होता रहा है। सब ने किया, क्योंकि कोई भी जो टॉप पे बैठा होता है वो अपना कंट्रोल जो है वो नहीं लूज़ करना चाहता। तो यही वजह है कि लोकल बॉडीज़ जो है वो उसको हर एक ने इग्नोर किया। इसमें इमरान खान भी होंगे, इसमें हमारी पार्टी भी होंगे, इसमें पीपल्स पार्टी भी होगी। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको हम डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी अब जगह बना गई है और ये एक फ़ोर्स जो है आगे बढ़ेगी। और जब ये हो जाएगा, सिस्टम रूटीन में आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो जमहूरियत जो है वो भी मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। देखिए, हमारे यहाँ पर रूटीन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम लेके आती है, अगली आने वाली हुकूमत में आने वाली पार्टी वो सिस्टम को ख़त्म करती है, वो अपना सिस्टम लेकर आती है, और वो सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली तब तक चलता है जब तक वो हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में रहती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि नहीं जाएगा, इसके बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाई इलेक्शंस और लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस की परफॉर्मेंस थी उसको डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा बहुत हमने जो हमारा इस सेगमेंट का जो हमारी स्टोरी है महंगाई की, उसको भी डिस्कस किया। मैडम, अब तो खान साहब जिस चीज़ का नोटिस ले लेते हैं लोग डर जाते हैं। आप थोड़ा सा बता दें, मेरा सवाल शायद थोड़ा तल्ख हो जाए, लेकिन अब महंगाई जिस कदर होगी इस मुल्क के अंदर, अभी दोबारा बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की बातें हो रही। अब क्या रह गया है आम आदमी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकालना या निचोड़ना है? अच्छा, मैं अब बात करूंगी तो फिर यही इल्ज़ाम कहेंगे कि आप पूरी पिछली हुकूमतों पे डालते हैं। अब देखें, महंगे तरीन मनसूबे बिजली के, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा गैस के महंगे तरीन, हमने 15 साल तक के एग्रीमेंट्स का साइन हो चुके हैं और हमें बिजली यूज़ करें ना करें हमने अदा करनी है। और वो इसी तरह गैस का भी इशू है। अब गैस का जिस तरह आपने कहा कि ये पिछले कई सालों से लोड शेडिंग चल रही है, हमारे आने से नहीं हुई। मुझे याद है हमारे घर में हमेशा सर्दियों में चूल्हे बंद हो जाते थे रात को, और अभी भी वही हो रहा है क्योंकि गैस मुल्क में थी नहीं ना है। अब हमने LNG के टर्मिनल बनाने शुरू करें हैं, सी पैक के थ्रू भी, और हमें बहुत सारे लोग दुबई और ये कतर से हमारे मुआहदे चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें होंगी और महंगाई पे भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पाएंगे हम लोग। इसके अलावा हम आवाम को रिलीफ देने के लिए, जो मैं जैसे बताया, हम डिफरेंट पैकेजेस लाए, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुँच नहीं रहा। अभी मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पिछले हफ्ते की जो वीकली रिपोर्ट थी वो पढ़ रहा था।
पिछले हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर 19% महंगाई बढ़ी है। जब इस स्पीड के साथ मुल्क में महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप नहीं समझती कि एक आम आदमी को गवर्नमेंट उस तरीके से फैसिलिटेट भी नहीं जब कर रही कि वो अपने घर का सिस्टम अच्छे तरीके से चला सके, तो फिर ऐसे हालात पैदा होंगे तो फिर कैसी चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चल सकें? वो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल की प्राइस जो है, तेल की पूरी दुनिया में कम होना शुरू हुई है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो सब चीज़ें ऊपर गई थी वो नीचे आना शुरू होंगी। बिजली का तो यही मैंने आपको बताया ना, को इतने महंगे मंसूबे हैं कि हमें वो जो है ना वो मजबूरन हमें बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब पेट्रोल की कीमत कम होगी, हमारी बाकी डेली कमोडिटीज़ की भी प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगी, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। जिस तरह इन्होंने भी कहा कि हमारी कपास की प्रोडक्शन, हमारी कॉटन प्रोडक्शन इतनी हुई है कि हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन 16 साल बाद चली है और अब हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ऑर्डर नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है। गैस, मैं कल परसों एप्टमा की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर गैस नहीं मिलती इंडस्ट्री को तो शायद हमारी बहुत सी मिल्स हैं जो शायद बंद हो रही। बस अल्लाह ना करे जी। अभी हमें बहुत सारे उम्मीदें हैं, हम इसके आइंदा कुछ ही महीनों में हम महंगाई पे अच्छी तरह से काबू पाएंगे और चीज़ें नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू होंगी और आवाम की जो है ना पहुंच से के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि अभी हमने जो मैं बताई थी सहूलत बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर्स में हमने बहुत सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें पहुँचा रहे हैं और हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं ताकि लोगों को अगर सेहत की भी सहूलत हो, इलाज की सहूलत हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। किसान कार्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया है जिससे किसान बहुत इस वक्त खुश है, उनको सीड्स और फर्टिलाइजर्स बहुत सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। मिडल मैन कैसे मिल रहे हैं वो हमने देखा कुछ तरीकाकार, उसमें मिडल मैन जो भी कर रहा है, मिडल मैन का रोल हम खत्म करके जिनके थ्रू अब आप किसान को दे रहे हैं वो किसान तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। एहसान साहब, एक तो उन्होंने कहा आप लोगों ने इतनी महंगी दामों पे चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट साइन आप लोगों ने किए, अब वो गवर्नमेंट में आ गए तो अब फेस तो उनको करना पड़ेगा। देखिए, ये गलत नैरेटिव है और मैं इसको क्लैरिफाई इस तरीके से करूँगा कि LNG के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमने 13.25-30% ऑफ ब्रेंट के ऊपर हमने मुआहदे साइन किए। आज जो LNG हम ख़रीद रहे हैं, आज वो LNG हम $8 से $9 MMBTU पे मुस्लिम लीग नून की कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर LNG ख़रीद रहे हैं और आज जो ये LNG ख़रीद रहे हैं वो दुगने तिगने रेट्स पे स्पॉट पे LNG ख़रीद रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोरोना के दौरान ट्रैफिकोरा कंपनी है, उसने इनको ऑफ़र दी कि आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो मुस्लिम लीग नून ने किए थे आप वो हमें दे दें और हम आपको $4 MMBTU पे अगले 3 साल या 5 साल जो है वो LNG फराहम करेंगे। इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया और वो $4 की जगह $8 पे मुस्लिम लीग नून के मायदों के मुताबिक आप LNG ख़रीद रहे हैं और ख़ुद जो ये इन्होंने मायदे किए हैं वो 18, 19, 20, 25% MMBTU पे ये ख़रीद रहे हैं। तो ये तो मिस गवर्नेंस है या इसमें करप्शन है, अल्लाह जानता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, तो बिजली के जो 11,800 मेगावाट हमने लगाए वो कोयला था, उसके अंदर दूसरी चीज़ RLNG थी। दुनिया में सस्ती तरीन बिजली बनाने के तरीक़ों में कोयला और RLNG है, उसके बाद फर्नेस ऑयल है। तो हमने तो फर्नेस ऑयल का एक भी मंसूबा नहीं लगाया। तो जो बिजली हमने बनाई उसने एनर्जी प्राइस को कम किया। अब आगे इनकी मैनेजमेंट, इन्होंने रिफॉर्म्स लानी थी जो है अपना एनर्जी सेक्टर के अंदर, वो नहीं आई। जहां आपकी डिस्कोस की परफॉर्मेंसेस हैं, उनके लाइन लॉसेस हैं, उनमें थेफ्ट है, वो नहीं कम हुआ। और इनके अपने वज़ीर जो उमर अयूब थे वो 2 साल यही कहते रहे कि हम सर्कुलर डेट को ज़ीरो कर देंगे, वो ज़ीरो नहीं हुआ, दुगना हो गया। तो ये मेरा मौक़िफ़ है इसके ऊपर। देखिए, अब किसी ने सवाल करना है तो वो रेडी हो जाए। मीनवेल मैडम, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट करती है तो तकरीबन आपके पास 1.5 साल है। जो हालात आज हैं, अगर यही हालात आगे चलते हैं या इससे भी बुरे होते हैं, अल्लाह ना करे, आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में जाएगी तो लोग उनको खुशी खुशी वोट भी देंगे और उनको वेलकम करेंगे? मेरे ख्याल में जिस तरह से हम लोग, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हम लोगों को जो दे रहे हैं, एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है हमारा एहसास,
उसके थ्रू बहुत सारे हमारे पैकेजेस हैं। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए हमने इजी लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, हाउसिंग के लिए लोन्स दे रहे हैं, किसानों को हेल्प कर रहे हैं, और इसी तरह हेल्थ के ऊपर हम कार्ड्स दे रहे हैं। उसके बाद हम महंगाई को काबू कर लेंगे 3-4 माह। मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट ईयर में आप देखिएगा कि हमारी इतनी अच्छी सारी चीज़ें सामने आएंगी कि लोग हमें मान जाएंगे कि वाकई इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। चलिए, वैसे आप हंस रही हैं इस बात के ऊपर देखते हैं, लेकिन हम दुआ को हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, असल में खुशी की बात है ना। मैं भी दुआ को हूँ कि अल्लाह करे इनके वादे पूरे हो जाएं, क्योंकि अब तो मैं भी थक गया हूँ इंतजार करके। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी सवाल सर, आज के माशी हालात, बेरोज़गारी और जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इसको देखते हुए तहरीक इंसाफ नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर रही है EVM को निकाल के? जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे अभी इनको भी बताया कि मैंने बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो है ना इनिशिएटिव्स हैं जो आप नौजवानों के लिए हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरियां हमने आपको देखी, और जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए कामयाब जवान इजी लोन प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसी तरह बेवाओं यतीमों के लिए हमने नशोनुमा के लिए उनके वो वजीफ़े शुरू किए हैं, बुज़ुर्गों के लिए, माजूरों के लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और हेल्थ कार्ड जो हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जो कि 10 लाख तक हर ख़ानदान को मिलेगा, जो KPK में सब डिलीवर हो गया, पंजाब में इंशाल्लाह ताला मार्च तक सबको मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छे हमने काम किए, जो 3 सालों में हम जो कर सकते थे वो हमने, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है। अलबत्ता महंगाई है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया की तरह यहाँ पे भी आई है, बिजली भी महंगी, सब कुछ महंगा, नो डाउट कि महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ महीनों में काबू पाएंगे। हमने बिजली के, मैं बताती चलूँ कि सबसे सस्ते मनसूबे बनाए हैं, जो कि एक लीडर की शान है कि वो अगली जनरेशन को सोचता है। ये बिजली के मनसूबे जो हैं, डैम्स जो हमने बनाए हैं, बड़े बड़े डैम 2028 में मुकम्मल होंगे, चाहे हमारी हुकूमत हो ना हो, बिजली तो आएगी, आवाम को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हम लोग ये काम हमने महंगे महंगे, जिस तरह इन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल तो बहुत महंगी बिजली है जो इन्होंने बनाई थी, अलबत्ता कोल में ज़रूर सस्ती है, लेकिन ज़्यादा फर्नेस ऑयल और LNG के ऊपर जो बनाएंगी वो बहुत महंगी मंसूबे थे। हम लोग पानी से, हमारे पास दरिया मौजूद थे, हमने क्यों नहीं यूज़ किया उनको, आज तक डैम्स नहीं बनाए हमने। उस पर हम 300 से ज़्यादा डैम KP में बने हैं छोटे, और ये बड़े बड़े जो 3 मेजर डैम्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बिजली पैदावार देंगे। तो हमारे बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो आवाम मेरे ख्याल में उनको जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिलेगा, और वो अगली दफ़ा फिर से PTI को ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आखिर में राना एहसान साहब, EVM का जिक्र हुआ इस सवाल के अंदर, तो हमने देखा रिसेंटली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि अगर EVM के ऊपर इंतखाबात होते हैं, एक तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम EVM की मुखालफत करेंगे, लेकिन हम EVM से भागेंगे नहीं। अगर अल्टीमेटली EVM के ऊपर इलेक्शन होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम EVM को बाहर निकालेंगे, उसको आग लगाएंगे और फिर हम अगली बात करेंगे। आप समझते हैं कि एक ऐसी चीज़ अब चूँकि असेंबली से भी पास हो गई है, उसके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट देना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो मुनासिब? और दूसरा जो राना साहब ने कहा कि EVM ऊपर इलेक्शन होंगे तो ऐसे हो गया, तो नून लीग क्या उस इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी, बॉयकॉट करेगी? देखिए, EVM के ऊपर जो हमने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उसको आप खुद आप उसको वज़न कर लें कि वो ठीक है या गलत है। दुनिया में जहाँ EVM इंस्टॉल हुई है वहाँ 10, 15, 20, 25 साल लगे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। इंडिया की मिसाल आपके सामने है। फिर EVM जो है वो रिगिंग प्रूफ नहीं है, EVM टेम्परिंग प्रूफ नहीं है। EVM के डब्बे को आप इस हद तक जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप बल्ले के बटन पे निशान लाएंगे तो काउंटिंग शेर पे हो। तो EVM को मैनिपुलेट किया। फिर EVM उन ममालिक में इम्प्लीमेंट होती है जहां आपको रियासत के ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को एतबार हो, उन पे ट्रस्ट हो। यहाँ आपकी जो रियासत है वो इलेक्शन के अंदर मनूवरिंग के अंदर मुलव्वस रही है। फिर इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ताकतवर नहीं है जितना इंडिया का है। तो यहाँ ऐसे मुल्क के अंदर EVM इम्प्लीमेंट करना जहाँ वो हाईजैक होने के चांसेस हों, ये तो आप धांधली को और तेज़ी से बढ़ाने की। और फिर मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो सबसे जो अहम इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें आप कोई भी अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो आप सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं। हमने क्रिकेट की गेम खेलनी है तो हम उस क्रिकेट की गेम के रूल्स के ऊपर ही हमारी लड़ाई हो जाए
तो वो क्रिकेट की गेम कैसे चलेगी जब हम उन रूल्स के ऊपर एग्री नहीं करेंगे कि ये गेम किन रूल्स पे। तो रूल्स जब आपने तय करने हैं तब आपको अगले बैठे जाने वाले बंदे से नफरत हो या पसंद हो, आपने बैठ के तय करने हैं कि भाई हम इस रूल्स के साथ खेलेंगे, आपको मंजूर है, वो कहेगा हाँ मुझे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, तो फिर वो गेम आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर रूल्स पे ही नहीं इत्तेफाक और उसके अंदर आप हमारे से मशवरा ही नहीं लेंगे, आप हमारी राय को रद्द कर देंगे, तो फिर कैसे। और देखिए हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं, ईवीएम 2017 के इलेक्शन एक्ट का हिस्सा थी, एक तरीक़ाकार है, प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड होता है एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। ये नामुमकिन है कि अगले 1.5 साल में ईवीएम में इलेक्शन हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको आने वाले दिनों में ईसीपी कहेगी, क्योंकि दुनिया में नहीं हुआ तो पाकिस्तान के पास कौन सी वो टेक्नोलॉजी है या कैपेसिटी है या ह्यूमन रिसोर्स है कि जो दुनिया नहीं कर सकी वो 1.5 साल में पूरा जनरल इलेक्शन आप ईवीएम से करा। चल ठीक हो गया। वैसे तो अब इसके ऊपर और भी कई सवाल आते हैं, लेकिन हम चूँकि ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम काफ़ी ठंड में बैठे करेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका, डॉक्टर सिमी बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।